Good morning. Hello. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am.
हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो स्टिल वी हैव 7 minutes. किसी को कुछ डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना है? आप लोग पढ़ रहे हो या सिर्फ लेक्चर्स ही अटेंड करते हो? हेलो। पढ़ रही है मैम। हाँ, आप आउटलाइंस देने वाले थे चैप्टर्स के एफडी के। हाँ, आज दे देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके मैम। क्विज 5 मार्क्स की ही है और स्टैंडर्ड वाइज तो 2 या 3 मिनट ही दे सकती हूँ मैं, बट आई हैव गिवन यू 5 minutes. तो लास्ट टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स को इश्यू हुआ था ना कि वो रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट करना बंद हो गया था, है ना? तो 4 मिनट में ही कंप्लीट करने की ट्राई करना, और जैसे ही 4 मिनट हो जाए आप सबमिट कर देना, अदरवाइज लाइक सेकेंड्स का डिफरेंस हो जाता है तो भी वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एज इट इज़ फॉर 5 minutes बट इट शुड बी ओनली फॉर 3 to 4 minutes. ठीक है, तो आप लोग उस ओके हिसाब मैम। से मैनेज कर लेना कि 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करके सबमिट कर ही देना, whosoever is attempting. हाँ मैम, बट 1 to 2 हमारा बीएफ का लेक्चर रहेगा तो वो कंप्लीट होने के बाद ही सेंड करिएगा। ऐसे तो फिर 2:15 हाँ। कर दूं मैं? 2:15 तक आप हाँ फ्री हो चलेगा। जाओगे? यस मैम। ठीक है, क्योंकि यस उसमें मैम। मुझे 5 मिनट की लिमिट सेट करनी पड़ती है ना, तो स्टार्टिंग टाइम हम्म। मुझे पता होगा तो ही मैं कर सकती हूँ। हाँ तो वही बीएफ का लेक्चर रहेगा 1 to 2 इसलिए। ठीक है, तो 2:05 to 2:10 ऐसे रख लेते हैं। हाँ मैम, वो भी चलेगा। ठीक है। मैम 5 क्वेश्चन ही पूछोगे ना? हाँ, 5 क्वेश्चन ही, 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस। ओके मैम। ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो 2:05 till 2:10 ऐसे रख लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, और हाँ, ज़रूरत पड़ी तो फिर वापस टाइम चेंज करेंगे, अभी ये टाइम रख लेते हैं। आई थिंक टिल 2:05 यू विल बी फ्री।
यस मैम। और आप कोई और काम में बिजी हो जाओ, उससे बेटर है कि मैं क्विज ले लूँ, तो आपका एक साथ में काम खत्म हो जाए, है ना, क्लास के साथ यस क्विज भी मैम, खत्म यस हो मैम। जाए। ठीक है। Yes, ma'am. ओके, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक Yes, ma'am. है। So it's been 1 week. So should we revise? कितना समझ में आया था, हम लोगों ने कितना किया था ये सम, वो बताओ। इलस्ट्रेशन और सम। यस। Tomorrow 7,000 and 8,000 interest कितना? काजल माइक चालू है वापस। ओह, बताओ, थोड़ा याद कर लो, उसके बाद ही फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हो। यस मैम, इसमें आपने कैश एंड कैरी वाला बोल रहे हो ना? कौन सी? हाँ। एक मिनट। हाँ। हम्म। तो वो डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला आपने बताया था ना, हम्म। उसको बेस लेके इसको हमने चेक किया था। हम्म। तो इसमें हाँ, फॉरवर्ड बोलो। कॉन्ट्रैक्ट में हमें सेल करना होगा, बिकॉज इसमें हमारा लेस रहेगा, 8,000 से लेस है, तो हम्म। हमें 300 का प्रॉफिट होगा। हम्म। ठीक है। ओके। बाकी लोगों ने रिकॉल किया कि वापस एक्सप्लेन करूं मैं? नहीं मैम, ये हो गया था। हो गया था ना? ठीक है। Spot price is 7,000, forward price given as 8,000, and interest rate we are taking 10%. So at 10% interest rate, if you convert your spot price into futures price, then it will be 7,700. Now you will compare 7,700 with 8,000, in which your futures price is higher than your spot price, which is compounded and converted into future value. So this 7,700 spot price is less than futures price. And yes, I taught you that for this particular valuation and all those things, you are required to consider from the point of view of
derivative market, like for hedging or anything, for arbitraging, for profit earning, should you enter derivative market or should you continue with, if it is kind of hedging purpose, shouldn't you use derivative market? That will be your decision. So you need to think from the perspective of derivative. So you need to think whether derivative is overvalued or undervalued. In this case, your derivative is overvalued by 300 rupees. So what we decided, that we will be selling forward. We will be selling futures, whatever is the case. Forward and futures pricing valuation is similar. So you will be selling. And if it would have been lesser, that also illusory example we took, that it is 7700, say suppose your futures price is 7000. So in that case, your futures price or forward market is underpriced and you will be buying. For that I explained you this two हेलो approaches मिस are. हाँ बोलो. मिस सौरभ को एडमिट करो ना. मैम करिश्मा भी ट्राई कर रही है. Okay, so yes, these are two approaches. In case you find futures for forward price overpriced, then you will be using cash and carry arbitrage. And if you find forward or future underpriced, then you will be using reverse cash and carry arbitrage. Okay. Now, there are standard steps to use this arbitrage opportunity, and that you have to learn. Okay, so whether it is cash and carry arbitrage or reverse cash and carry arbitrage, there are standard steps that how you can utilize this opportunity or arbitrage opportunity, how you can access, and through that, how you can earn riskless profit, right? So what we have, a very first decision will be what you will be doing. You will be sailing forward. Okay. हेलो. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. यहाँ ma'am. तक का समझ में आ गया ना कि you will be Yes, sailing ma'am. forward. Why you will be sailing? That was the explanation till now. ठीक है. So you can see, you can read. This is your third step, right? So there are three fixed steps. Now if you want to sell something in future, say suppose it is a deliverable contract and you must have to supply certain level of gold, it is transaction of gold. Okay, so you must have that asset first, then and then only you can sell it forward. Okay, or at that time you must have that asset. Okay, so what you will do, keep in mind that this arbitrageurs and majority of the time speculators won't be using their own funds, but they will be borrowing funds, and through that borrowed funds they will enter particular transaction which they have selected as a strategy. ठीक है, to earn riskless profit. So what this person will do, spot price is 7000. Okay, arbitrager, what arbitrager can do, that
if he want to buy gold in present and he want to keep it for say suppose 1 year, and then he will be selling under forward contract, so he must have to buy right now, and right now the price is 7,000. So what he'll do, first step will be borrowing. So it is not for gold or something, it is the standard steps of cash and carry arbitrage, right? You need not think much, because all these things you'll have some question in mind, that it is titled as cash and carry, reverse cash and carry, and are this the standard ways? So yes, these are the standard ways, but it doesn't mean that there couldn't be other strategies or other ways. Once you will be expert of this field, or once you gain certain experience, you can devise your own ways and you can name it by something like cash and carry arbitrage, तो कल उठ के काजल ने कुछ इन्वेंट कर दिया या इनोवेट कर दिया, तो वो मैम, हाँ बोलो। अभी 2 मिनट पहले आप जो बता रहे थे ना, वो फिर से बोलिए क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। यहाँ तक थे ना हम कि सेल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके? हाँ मैम, वो पता यहाँ चला। पे थे, ठीक है। तो देन आई एक्सप्लेन दैट देर आर स्टैंडर्ड स्टेप्स, whether it is cash and carry arbitrage or reverse cash and carry arbitrage, there are certain standard steps, okay? Now other thing I was explaining that are this two only the techniques or strategies? So no, based on your own experience and expertise, if you can find out some way that through which you can earn riskless profit, same way in through this way you will be earning. So yes, you can again name it, like यहाँ पे कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज जो नेमिंग दिया है, वैसे आप यू कैन इवन नेम इट एंड यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रेटेजी, ओके? तो ऐसा नहीं है कि ये दो वेज में ही होगा, बट एवरी वे विल हैव सर्टन स्टैंडर्ड प्रोसेस और मैकेनिज्म और स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो इसको हम या मोर प्रॉपरली सेइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स। कोई आप स्ट्रेटेजी फ्रेम करोगे तो इट विल हैव सर्टेन सीरीज ऑफ स्टेप्स। So this cash and carry arbitrage has this three standard steps. So I was explaining that it's not about only gold or some asset or something, like it's standard. It's standard in the sense that if you find forward or future overvalued, so you can go for these three standard steps. Understood? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। So then I explained that if you want to sell something forward, and say suppose we are assuming that it's a deliverable asset, so you must have that asset right now, you can keep it, and then you can deliver under the forward contract at the end of your period, or at the time of expiry, okay? So what you'll be doing, second thing I explained that arbitrageurs and majority of the time speculators won't be using their own funds, but they'll be borrowing. So first standard step, to have asset, so that under forward contract you can deliver it at the time of expiry date, okay? So to have that asset right now, you have to purchase it. For purchasing, what you will be doing, you will be borrowing money. So first step is borrow 7,000, okay? So in each and every case, cash and wherever you are applying cash and carry arbitrage, what you will be doing, you will be borrowing certain amount of money. In this case, you will be borrowing 7,000 rupees. Now what you will be doing, through this borrowed money, you will be buying gold spot, and you will be keeping that gold for the particular term. Here term is for 1 year, okay? And you will be selling forward contract. So this is in present, okay? Presently this three steps would you will be taking, and at the time of expiry reverse three steps also would be there. बट ये तीन स्टेप समझ में आए कि अभी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? यू विल बी बोरोइंग amount which is equal to spot rate, okay? So you will be borrowing 7,000 rupees. With this 7,000 rupees you will be buying gold, you will be keeping it for 1 year, and then under forward contract you have to deliver it. So तीन
चीजें, borrowing 7,000 rupees, buying gold, and entering into a forward contract. These three steps you will be taking right now. Okay. Once again, I am repeating. Right now, what you will be doing, you will be borrowing money equal to spot price. Then you will be purchasing that asset, and you will be selling forward contract. Okay. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So note that this is a riskless and investment free position. Investment free in the sense he'll be using borrowed fund. Riskless in the sense, yes, you know forward price beforehand, and spot price right now you'll be knowing, and what amount of risk you sorry what amount of interest you are required to pay in future, that also you may be knowing, and that's why it is riskless. Okay. This is position created because no own funds are involved and no risk is assumed. The arbitrator has borrowed funds at a definite rate, and the forward contract is covered by having the underlying asset now. The arbitrator would own and therefore be able to deliver the underlying asset 1 year later, realize the forward price, and pay back the loan along with interest thereon. So this will be your cash flow. So this last statement explain what you are required to do in future. So in future, what you will be doing at the time of expiry, you will be delivering gold under this forward contract. You will receive 8,000 rupees. Out of this 8,000 rupees, you are required to pay certain principal plus interest amount which you have borrowed, which will be equal to 7,700. So out of 8,000, you will be paying 7,700, and by that way, you will have riskless profit of 300. Okay, so this is the calculation. Realized cash from forward contract by delivery of gold, that is 8,000. Pay back the borrowed money and interest thereon, that is 7,700, and by that way you are having 300 profit. Okay, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. है कोई डाउट? नहीं मैम. No, ma'am. ठीक है. ठीक है. So that was about cash and carry arbitrage. Now next is reverse cash and carry. I think till now you must have understood it. Okay. So say suppose in first case we assume that your forward price is 8,000 rupees. Now we are assuming that your forward price is 7,300 rupees. Okay. So in that case it will be underpriced. Other details remaining same. That spot price is 7,000 rupees, interest rate is 10%, and by that way your future value, if you compound it, if you convert this into future value, you will have 7,700 rupees. Okay. Now when you compare this 7,700 rupees with 7,300, you find forward underpriced. Okay. Yes, ma'am. बराबर है ना? ठीक. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. So in that case, as it is underpriced, you will be using reverse cash and carry arbitrage. Okay. So in reverse cash and carry arbitrage, the first decision you will be taking is buying forward. जैसे cash and carry में आप क्या करते थे? Selling forward. It's not only about forward, it's also about futures. Forward हो या futures हो, same strategy you can apply. Okay. So in case of overpriced forward, you were selling it.
In case of underpriced forward, you have to buy it. So this is a 4-step standard process, okay, in which you can see the last step. Okay, so presently you will be buying a forward contract at the prevailing price. अब उसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा? तो आप कुछ चीज फ्यूचर में बाय करना चाहते हो तो उसका रिवर्स क्या बोलेंगे? यू हैव टू सेल इट राइट नाउ and you must have certain level of money which could be deposited and you will earn interest on that. मतलब completely reverse of cash and carry. कैश एंड कैरी में क्या करते थे? यू वेर बोरोइंग मनी एंड एट द इंटरेस्ट एंड. है ये हेलो. यस मैम। हाँ, हर्षदा कुछ बोल रहे? हेलो मैम। हाँ. हेलो। हाँ, मुझे आवाज आ रही है. कर रहा था तो उसको पे करने वाला इंटरेस्ट है ये। हेलो। हाँ, आई थिंक बीच में कट हुई आपकी आवाज. कैन यू रिपीट वंस अगेन? ये जो 10% है वो लास्ट एग्जाम्पल में उसने बोरो किया था उसको पे करने पड़ रहा था ये 10% इंटरेस्ट अलॉन्ग विद प्रिंसिपल। और अगर अब ये उसका अपोजिट कर रहा है। हाँ, डिपॉजिट कर रहा है मतलब इन्वेस्ट कर रहा है. कैश एंड कैरी में वो बोरो कर रहा था, रिवर्स कैश एंड कैरी में वो इन्वेस्ट करेगा. मैंने बस थियरी पढ़ी थी ना तो थियरी से एकदम कंफ्यूजन हो गया था तो अभी एग्जाम्पल के साथ मैचअप नहीं हो रहा। तो अभी क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? हो गया, अभी क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो गया ना? ठीक है. तो जैसे कैश एंड कैरी में यू वर सेलिंग फॉरवर्ड, in reverse cash and carry you are buying forward. Okay, and in reverse cash and carry you were borrowing money. In reverse cash and carry you will be lending money, you will be investing money. ठीक है. Now again the same thing, arbitrator won't have his own funds, so he must have certain sale proceeds. Okay, so in this one more step will get added, that in cash and carry he was purchasing gold. Okay, in this case he'll be borrowing gold to be sold off. यहाँ पे उसको गोल्ड सेल करना है तो वो क्या करेंगे? he'll borrow gold, maybe from a friend, or maybe you know from jeweler paying something more in future or something like that. So he'll be borrowing gold. That gold will get sold off at present spot price. Then once he receives 7,000 rupees, this 7,000 will get invested or lent at some particular rate of return. So that is 10%. So and buying forward. So all these 4 steps he will be taking in present. ठीक है. अभी वो क्या करेगा? He'll be borrowing gold, he'll be selling that gold, receiving money, and that money he'll be depositing to earn certain level of interest return. And with this spot market operation, one more step is buying forward contract. He'll be buying forward contract right now. Okay, so what will happen at the end of the term? At the end of the term he'll receive his money which is invested or lent out. Okay, and he will be receiving 10% on that. So ultimately he is going to receive 7,700 rupees. Okay, and he is required to pay under a forward contract which is bought at 7,300. He is required to pay 7,300 rupees, and by that way he is earning 400 rupees of profit, riskless profit. Okay, so he'll be realizing cash from lending activity at the end of the term, that is 7,700. Pay for the forward contract and return borrowed gold. Okay, one more step, that once he is paying for forward he'll receive gold, and that gold he'll be returning from where he must have borrowed. ठीक है.
So this 4 steps which are required to be taken in present. Okay, जैसे वहाँ पे 3 स्टेप, तो आपने ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करके अभी क्या किया, तो कैश एंड कैरी के केस में वो 3 स्टेप्स और रिवर्स कैश एंड कैरी के केस में ये 4 स्टेप्स. एंड दिस कैलकुलेशन इज ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी कि फ्यूचर में क्या होगा. So future में you will receive 7,700 rupees. Out of that you have to pay under forward contract to receive certain amount of gold. So you will be paying 7,300. By that way you will receive 400. You will have profit of 400. You will be saving 400 from this amount. Okay. And whichever gold had been delivered to you, uh, you will be giving it back from whom you have borrowed earlier. ठीक है, तो आपने जिनसे गोल्ड बोरो किया था उनको रिटर्न कर देंगे. एंड दिस इज द एंटायर रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी. ठीक है, एनी डाउट? मैम ये जो फॉरवर्ड अंडर प्राइस्ड है इसका कैलकुलेशन हम किस फॉर्मूला से करेंगे? सेम जैसे स्पॉट प्राइस ये क्या है आपकी फॉरवर्ड है, राइट? उस टाइम पे 8,000 सेम. ये जो आपके डिटेल्स है उसी के साथ हमने ये स्ट्रेटेजी भी फ्रेम की है. उस टाइम पे आपको अजम्पशन क्या दिया था कि फॉरवर्ड प्राइस इज 8,000 रुपीज. ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना मैम? हाँ ये सारी चीजें दी रही होंगी. तो आपको क्या इसमें क्या दिया है, फॉरवर्ड प्राइस इज 7,300, then your spot price is 7,000, then interest rate is 10%. तो ये जो spot price है उसको आप कंपाउंड करके फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर लो. तो वो तो किया ही था हमने प्रीवियस कैश एंड कैरी में भी. सो दैट कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, that for year 1 year compounded value of 7,000 is 7,700 rupees. So you will be comparing this with 7,300 which is the forward quotation. और इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि आपका फॉरवर्ड जो है वो अंडर प्राइस्ड है. यस मैम, यस मैम. एनी अदर डाउट? मैम 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 इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से अगर सॉल्व करें, फॉरवर्ड प्राइस को डिस्काउंटिंग करके करें, तो मैम उसकी अमाउंट अलग आ रही है. अलग आ रही है, यस. यस मैम, हाँ अलग आएगी. उसकी 363 कुछ आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन. बट स्ट्रेटेजी तो सेम आएगी ना? यस मैम, फ्यूचर प्राइस को मैंने डिवाइड किया 1.1 से. हाँ तो उसका 6636 आया मैम. तो उसका 6636 आया मैम. तो स्पॉट प्राइस माइनस 6636 आएगा 363. तो उसमें भी वो अंडर प्राइस्ड ही है फॉरवर्ड, वो केस में भी अंडर प्राइस्ड ही आया. यस मैम. हाँ, so that calculation, what's the purpose of that calculation? To understand whether it is overvalued or undervalued. So I think yes, answer will be different if you compound and for the same figures if you discount. Okay, the amount would be different but the equation won't get changed. In both the cases, if your forward is if your forward is overpriced in one case, it will be overpriced in other case as well, whether it is compounding or discounting. मैम वो वैसे भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि मतलब हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें फ्यूचर में सेल करना है या नहीं. मतलब वो प्रेजेंट पे नहीं डिपेंड है. अगर प्रेजेंट का चाहिए तो हम क्या करते हैं? नहीं. सी ये सिर्फ एक आपका बेस ऑफ कैलकुलेशन है कि whether you want to use compounding concept and convert spot price into future or whether you want to use discounting and you want to convert future price into present. ठीक है, these are two ways in which you can make your two amounts comparable. उसके अलावा इसके पीछे और कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप. सी ये जो है लाइक स्ट्रेटेजी एंड ऑल, तो स्ट्रेटेजी तो आपकी स्टैंडर्ड है. मीन्स जहाँ मैं बोल रही हूँ कि बोरो करूँगी वहाँ बोरो ही करने वाली हूँ, वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट एक पता ही है
ठीक है, जहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं लैंड कर रही हूँ तो मैं लैंड करूंगी और मुझे एक इंटरेस्ट रेट पता ही है. सो माई ट्रांजेक्शन इज certain steps I'll be taking in present, I'll be waiting for that particular term, and certain steps I'll be taking at the time of expiry. ठीक है, तो वो रिवर्स नहीं जाएगा. आप कंपाउंडिंग करोगे तो एक वे में जाएगा और डिस्काउंटिंग करोगे तो अदर वे में जाएगा. नहीं, स्ट्रेटेजी के स्टेप्स जो है वो फिक्स है. ठीक है, बट यस, अंडर प्राइसिंग एंड ओवर प्राइसिंग डिसाइड करने के टू वेज है. आइदर यू कंपाउंड योर प्रेजेंट वैल्यू और यू डिस्काउंट योर future value. So that's why I was explaining कि whatever way you calculate, your equation is not going to change. Means in compounding case, if you are getting your forward as overpriced, in case if you discount, again you are going to get your forward as overpriced. ठीक है, तो अगर कंपाउंडिंग में आपका फॉरवर्ड अंडर प्राइस आ रहा है तो डिस्काउंटिंग में भी वो अंडर प्राइस्ड ही आएगा. एंड आई थिंक रीचा डिड दैट मैचिंग ऑल्सो कि कंपाउंडिंग किया और ओवर प्राइस्ड आया तो डिस्काउंटिंग में भी ओवर प्राइस्ड ही आया. तो प्रॉब्लम कहाँ होती, अगर एक हमें ओवर प्राइस बताता और एक अंडर प्राइस बताता तो वो हम सोचते कि मतलब दोनों में अलग अलग डिसीजन आ रहा है तो विच डिसीजन आई शुड गो फॉर. ठीक है, यस अंडरस्टैंड. मैम, हाँ, पिछले मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ में दो, भी ऐसा ही हुआ था. ये सिर्फ दो वेज है. एंड विच वन इज प्रॉपर, इफ यू आस्क दैट देन यस, कंपाउंडिंग इज प्रॉपर. क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी भी वही वे में जा रहा है कि सर्टन स्टेप्स विल बी टेकिंग इन प्रेजेंट फॉर विच यू आर वेरी मच श्योर. और ये चीज़ों में श्योर हो और आपको कोटेशन भी पता है, इसीलिए आप ये स्ट्रेटेजी भी फ्रेम कर रहे हो. तो कंपाउंडिंग करना इज मोर बेटर देन डिस्काउंटिंग, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रही है ओवर प्राइसिंग अंडर प्राइसिंग में. बट आई डोंट थिंक सो. आप 10-12 एग्जाम्पल ऐसे उठा लो जिसमें आप कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग दोनों करोगे, बट दोनों में आई थिंक कि दोनों एक ही डिसीजन देगा आपको, कि कंपाउंडिंग भी आपको फॉरवर्ड ओवर प्राइस ही बताएगा, डिस्काउंटिंग भी ओवर प्राइस बताएगा. ठीक है, अगर कंपाउंडिंग अंडर प्राइस बता रहा है तो डिस्काउंटिंग भी अंडर प्राइस ही बताएगा. तो मैम मैम कम हम लोग दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं या वो कोई भी मेंशन एक किया कर होगा? सकते हो, कोई भी एक कर सकते हो, बट आई वुड प्रीफर कंपाउंडिंग. मैम ओके मैम. कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए किया जाता है और डिस्काउंटिंग करंट वैल्यू ना. हाँ, तो आप 7300 को डिस्काउंट करके भी तो कंपेरेबल बना सकते हो ना. अल्टीमेट पर्पस इज व्हाट, अंडर प्राइस और ओवर प्राइस आपको कब पता चलेगा, जब दो अमाउंट्स कंपेरेबल होगी. अब मैं 7000 को 7300 के साथ कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि 7000 प्रेजेंट वैल्यू है और 7300 फ्यूचर वैल्यू है. तो या तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड करके 7300 को कंपेरेबल बनाऊं, या तो 7300 को डिस्काउंट करके 7000 के कंपेरेबल बनाऊं. समझ में आ रहा है? यस मैम. ठीक है, आई थिंक रीचा का डाउट क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज बाकी लोग तो आई डोंट थिंक ये डिस्काउंटिंग यूज किया भी होगा, उन्होंने तो कंपाउंडिंग ही किया होगा, सम में दिखाया है. नहीं मैम, कंपाउंडिंग समझ में आ रहा है अच्छे से. हाँ, रीचा आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ मैम, मैं समझ गई मैम. अच्छा, दोनों में ऑलमोस्ट एक ही कंक्लूजन आ रहा है यस तो एग्जैक्टली. रिजल्ट पे. हाँ, ठीक है. स्टिल जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप ट्राई कर सकते हो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग. एंड आई थिंक 3-4 सम भी करोगे तो भी आपका दोनों में कंक्लूजन सेम ही आएगा. यस ठीक मैम. है, काजल आपका डाउट क्लियर हुआ यस मैम. है ना, कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों क्यों ले सकते हैं एक ही कैलकुलेशन के लिए. मतलब ये अल्टीमेट पर्पस कंपेरेबल बनाने का है. तो आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आओ दूसरे पीवी के साथ कंपेयर करने के लिए, या पीवी को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर दो दूसरी जो एफवी दी है उसके साथ कंपेयर करने के लिए. तो दो में से कोई भी एक वे ले सकते हो आप. ठीक है, बाकी की सारी चीज़ों में वो कंफ्यूजन नहीं आएगी. ये ही चीज़ है कि यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड, एंड फॉर दैट यू नीड कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, टू कंसेप्ट्स.
ठीक है, उसमें से कोई भी एक कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे, ठीक है, और दोनों कर रहे हो तो दोनों भी सेम ही कंक्लूजन दे रहा है आपको, बट यहाँ पे सजेस्ट क्या किया है कि यू विल बी टेकिंग कंपाउंडिंग, ठीक है, आप पीवी को एफवी में कन्वर्ट करके फिर कंपेयर करोगे। यस मैम। ओके, हाँ ठीक है, तो सोल्यूशन शुडंट बी विजिबल, क्रॉस है पूरा। हाँ, ये सम ट्राई करो, वैसे तो बता दिया है इट इज ऑफ कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, बट स्टिल you can try. So what you are required to do, first you are required to decide whether forward is underpriced or overpriced. Based on that, what you will be taking, cash and carry arbitrage or reverse cash and carry arbitrage. And once you decide strategy, you are required to devise these steps, मतलब इस हिसाब से जो सिखाया आपको वो, ठीक है। तो ये सम सॉल्व करो। डिटेल्स दिख रही है ठीक से? यस मैम। ठीक है, मैम इट इज अंडर प्राइज्ड। अंडर प्राइस्ड है। मतलब मैंने 85 के ऊपर कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला यूज किया तो 95.2 आ रहा है मेरा आंसर। मेरा भी वही आ रहा है मैम। हाँ, तो वो ओवर प्राइस्ड हुआ या अंडर प्राइस्ड हुआ? जो मैम स्पॉट अंडर प्राइस हुआ। फ्यूचर है वो अंडर प्राइस हुआ। फ्यूचर्स का जो मैम कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्राइस हुआ। ओके, बट यहाँ पे तो कैश एंड कैरी लिखा हुआ है। यहाँ पे तो मैम रिवर्स होगा क्योंकि वो 95.2 है और यहाँ पे आप 90 क्या, एक है। मिनट, आपने 12 के 12% पूरे ले लिए? हाँ मैम। मैम नहीं, इट इज फॉर 3 months। हेलो मैम मतलब कैसे लेंगे मैम? 1.12 लेंगे ना? नहीं, नो मैम 12%। बताओ। 3/12 लेंगे ना। हाँ हाँ कैश एंड हाँ कैरी हाँ आर्बिट्रेज 85 इंटू 12% इंटू 3/12 ऐसा होगा। हाँ, ऐसे होगा, एग्जैक्टली राइट। ओवर प्राइज्ड। आया ओवर प्राइस्ड? यस मैम आ गया। वो 3 मंथ का कैलकुलेशन नहीं लिया। हाँ, ठीक है, 87.55। ठीक है। सोल्यूशन दिया हुआ है, बाद में मैं दिखाऊंगी, बट आप पहले खुद ट्राई करो। तो क्या आंसर आया 85 पे? इट कुड बी 3%, मतलब ऐसे भी तो ले सकते हो ना डायरेक्टली कि फॉर ईयर इफ इट इज 12%, तो 3 महीने के लिए 3% होगा, तो वैसे भी ले सकते हो, मतलब आप लोगों को जो कंफर्टेबल हो वो, कि इफ इट इज 85 इंटू 12% इंटू 3/12 करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली 3% फॉर 3 months ले लोगे तो भी चलेगा। तो कितना आंसर आया? मैम 87.55 आया क्या? आप लोग 87.55। ठीक है, ओके। सो किसके साथ कंपेयर किया 87 पॉइंट जो भी आया उसको? 90 के साथ। 90 के साथ मैम। 90 के साथ कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस? 4.25 प्रॉफिट होगा मैम। ओवर प्राइस, मैम ओवर प्राइस। ठीक है, तो ओवर प्राइस है तो कौन सा आएगा स्ट्रेटेजी? मैम सेल करेंगे फॉरवर्ड में मैम एंड सेल स्पॉट में करेंगे परचेज करेंगे। और 4.25 प्रॉफिट होगा। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो, आंसर आ जाए तो बताओ।
सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। समझ में आया? वो टाइटल दिया है वो। यस मैम। तो मैम यस मेरा मैम। क्वेश्चन है कि जब पेपर में होगा तो उन्होंने मेंशन किया होगा ऐसा? नहीं, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज करना है वो मेंशन नहीं किया होगा, सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा। ओके ये मैम। तो सॉल्व्ड है ना, इलस्ट्रेशन है, दैट्स वाई। और पीछे भी ओके सॉल्व सम्स में दिया हुआ है, अनसॉल्व सम्स में नहीं दिया हुआ है। आज मैं वो भी आपको इमेजेस दे देती हूँ व्हाट्सएप पे, प्रैक्टिस करना हो तो। ओके मैम। ठीक है, इसके लिए तो दिया रीचा था यस ना। मैम। 4.5 है शायद। हाँ, नहीं मैम, रीचा आंसर पूछ रही है तो मैं बोल रही हूँ 4.25 प्रॉफिट है। एटलीस्ट 3-4 लोग ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन दिखाती हूँ। मैं इसके लिए पूछ रही थी कि मार्किंग टू मार्केट का तो आई थिंक मैंने 3-4 सम्स आई प्रोवाइडेड यू फॉर प्रैक्टिस ना, दिए थे इमेजेस। हेलो, यस मैम, आपने सेंड करे थे। अच्छा, ग्रुप में सेंड करा था। हाँ हाँ मैम। तो करने हैं आपको नेक्स्ट क्लास या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। वो प्रैक्टिस के लिए था, लाइक पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा तो भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो यू कैन डू मिस्टेक्स। प्लस की जगह माइनस कर दोगे, माइनस की प्लेस पे प्लस कर दोगे एंड ऑल। सो आई थिंक मैंने जो दिया उसमें minimum 4 to 5 questions are there of marking to market and calculation of margin. So go through all those 4-5 sums. ठीक है, और अगर चेक करवाना हो तो मुझे भेज देना, मैं चेक कर दूंगी राइट है रॉन्ग है। एंड इवन आई हैव solution, entire solution manual of both the books। तो आप पहले पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, आप अनसॉल्व खुद ट्राई कर लो, फिर वो चैप्टर का मैं आपको सोल्यूशन मैनुअल भी दे दूंगी गूगल क्लासरूम पे। मैम इसका प्रॉफिट बताओ ना कितना आया। हाँ बताती हूँ, बट पहले ये बताओ कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं, मार्किंग टू मार्केट मार्जिन कैलकुलेशन वाले हाँ सम्स मैम। हाँ मैम, कर रहे किए हो? मैंने। यस मैम। हाँ ठीक है, क्योंकि दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने के बाद ऐसा होगा कि पहले टॉपिक वाला बाजू में ही रह जाएगा, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। आया ये आंसर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसको नहीं समझ में आया वो पूछो। यस मैम। यस मैम, आ गया। ये शेयर से मल्टीप्लाई किया था आप लोगों ने 1000, क्योंकि कुछ 2.45 ऐसे बोल रहे थे ना। हाँ मैम, वो डायरेक्टली एक शेयर के प्राइस के ऊपर ले लिया हाँ, था वो। इंटू 1000 करना हाँ पड़ेगा। मैम। हाँ मैम, पर शेयर। हम्म, ठीक है, देख लो, शुड वी मूव फॉरवर्ड कि अभी 2-3 मिनट मैम और जस्ट अ बाकी? मिनट। ठीक है, मैम 1 मिनट। four to five students are replying every time, other students are अरे using। रीता, उसमें ऐसे ही हुआ था कि मैंने कैलकुलेशन सही किया था लेकिन बोलने में मिस्टेक हो गई। क्या? मैम वो मैम 2 पॉइंट आंसर। तो मैं 4.25 बोल रही थी ऐसा। वही मिस, हम लोग को लगा हमारा रॉन्ग है। नहीं, वो 4 और 2 में मुझे कंफ्यूजन हो आगे गया था पीछे हो इसलिए। गया। हाँ। आगे पीछे हो गया। मैं चेक कर रही थी, मैंने रॉन्ग कर दिया। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? माइक हमेशा म्यूट ही रहता है, मतलब 4-5 बच्चों के अलावा बाकी लोगों का, तो पूछना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। हाँ, ये किन्होंने बोला? मुझे एक्चुअली स्क्रीन नहीं दिखती है, मैम ये मीट वाली ओवर स्क्रीन नहीं वैल्यूएशन दिखती। हुआ ना, हाँ, ओवर वैल्यूएशन हुआ ना ये। ओवर वैल्यूड है। तो इसमें कौन सा कैश एंड कैरी होगा या फिर रिवर्स? आप बताओ, ओवर कैश एंड वैल्यूड कैरी होगा।
रिवर्स वाला तो सेलिंग में होता है ना। नहीं, रिवर्स वाला बाइंग होता है। इसमें सेलिंग ही तो कर रहे हैं। ये देखो यहाँ लिखा है ना, सेल वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तो सेलिंग रिवर्स वाले में होगा ना मैम। नहीं, बाइंग रिवर्स वाले में होगा। तो मैंने उल्टा लिख के रखा है बुक में। मतलब आपने क्या लिखा है, जैसे ओवर वैल्यूड का मतलब क्या कि फॉरवर्ड की प्राइस ज्यादा है, तो जिसकी प्राइस ज्यादा होगी वो सेल करोगे या बाई करोगे? मम्मा 1 मिनट चालू है। हाँ मैम बोलिए ना। तो आप सेल करोगे या बाई करोगे, ओवर वैल्यूड है तो फॉरवर्ड? सेल करेंगे ना। हाँ सेल नहीं, ओवर वैल्यूड है माधुरी को पूछो। अब 2-3 काम साथ में कर रहे हो क्या माधुरी? नहीं मैम, मैं यहाँ पे नोट्स कर रही हूँ और बीच में मम्मा आ गई थी रूम में। तो आंसर दो, सेल करोगे या बाई करोगे? मैम सेल प्रॉफिट पे। ठीक है, तो सेल करोगे मतलब कैश एंड कैरी, और फॉरवर्ड Okay, बाई ma'am. करोगे तब रिवर्स कैश एंड कैरी। ओके मैम। आप लोग है ना नोट्स बना रहे हो तो कंपेयर भी करते रहना, जैसे मैं इमेजेस अपलोड कर रही हूँ या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रही हूँ ना, तो पोस्ट योर लेक्चर यू शुड कंपेयर योर नोट्स विद दिस इमेजेस थियरी, है ना, क्योंकि लिखते टाइम शायद गलती कर दो तो फिर पूरा आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप एंड ऑफ द क्लास आपके नोट्स को इमेजेस के साथ कंपेयर कर लिया करो। ओके? ओके मैम। यस मैम। मैम। और कोई यस किसी मैम। और का कोई डाउट? मैम क्वेश्चन यही आएगा ना कि हमें देखना है कि हमें ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, हमें ये नहीं फाइंड करना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ क्वेश्चन नहीं, मतलब देखो, क्या पूछा है पहले तो, इज देयर एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द प्राइसेस रूलिंग इन स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट, तो इसके लिए मतलब कि आपका कैलकुलेशन फ्यूचर और स्पॉट मार्केट के प्राइसेस के बेस पे जो कैलकुलेशन है, व्हाट इट इज सजेस्टिंग, इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, इज देयर एनी मिस प्राइसिंग, और प्राइसिंग इज परफेक्ट, तो इस केस में आप क्या लिखोगे? ओवर प्राइस। सो दिस क्वेश्चन आंसर विल बी नो, इट्स yes, there is an arbitrage opportunity as फ्यूचर्स और फॉरवर्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यूचर्स ही है ना, हाँ, फ्यूचर्स इज ओवर प्राइस्ड, ठीक है। So in this question what you'll write as answer, that yes, there is arbitrage opportunity as your futures quotation suggests that futures market is overpriced in case of Suzlon shares at NSE, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सो हाउ कैन अ प्रॉफिट बी मेड, तो मतलब ये एक्सेस करके आप प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो, तो उसके लिए ये वाला 3 स्टेप्स एंड देन दिस कैलकुलेशन, तो ये पूरा जो है वो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, और ये जो है पैराग्राफ वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इज देन एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके लिए तो आपने ये कैलकुलेशन किया ना, विदाउट दिस कैलकुलेशन यू कुडंट हैव जज दैट वेदर इट इज ओवरप्राइज्ड और अंडरप्राइज्ड, तो ये जो 3 लाइंस है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, और ये बाकी का पूरा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, देन लेट मी आस्क, दर्शन आपको समझ में आया? अनम्यूट करके बताते जाओ। दर्शन? हाँ मैम। मैम मैम कैश एक एंड डाउट था। वही कॉन्सेप्ट है ना। हाँ रिचा, क्या पूछ रहे हो? मैम मैं पूछ रही थी, मैम इसमें जैसे 3 मंथ्स का मेंशन किया, अगर मंथ्स मेंशन नहीं करते तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं जैसे बाकी सब ने किया। नहीं करेंगे, मेंशन करेंगे, वो इलस्ट्रेशन था ना इसीलिए नहीं बताया था,
but mention करें. Okay, See, ma'am. when we talk about forward and futures, 3-4 things are very basic. That term of the contract, price per unit of that commodity, okay, then quality, quantity and lot many things. तो ये तो basic है. Quantity देना, then term देना and price. These three things are very basic. It has to be provided for each and every contract. ठीक है, तो वो देंगे आपको. ओके मैम मैम. हाँ, आई वाज आस्किंग कि कैश एंड कैरी में ये सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट्स है ना? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में. ओके, कॉस्ट ऑफ कैरी Yes, मॉडल. ओके. and that is for pricing or you can say valuation, pricing and valuation of forwards and futures. So this topic is Okay. pricing forwards and futures, valuing forwards and futures. Under that only one model is there, that is cost of carry model, and this cost of carry model uh, includes two techniques, that is cash and carry arbitrage and reverse cash and carry arbitrage. मैम ये वाला कॉन्सेप्ट ये जानकी रामानंद में नहीं है क्या? मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा इसमें. ये एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल लिख के नहीं दिया है, बट सम्स आर देयर. ओके मैम, मैं आप images मैं देख रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा. आप देख के उसमें बताओगे मुझे हेजिंग बाद में. अच्छा है. हेजिंग स्ट्रैटेजीज एंड यूजिंग फ्यूचर्स वाला चैप्टर. हाँ, वो इसमें अच्छा नहीं है. सी, वी स्टार्टेड विथ मार्किंग टू मार्केट. ठीक है, मार्किंग टू मार्केट इसमें एक ही सम है R2 में, ओके मैम. और R1 में प्रैक्टिस के लिए ज्यादा सम्स थे. देन सेकंड वी टुक दिस वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग which is given better in R2. तो आपका जो वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग विच वी आर राइट नाउ लर्निंग इज प्रॉपरली गिवन इन R2, वो R1 में ठीक से नहीं दिया. एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूजिंग फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स विच इज गिवन इन R1 प्रॉपरली, नॉट इन R2. तो मैं बताती रहूंगी आपको, ठीक है. इसके सम्स जैसे आज तो हमने शुरू किया ना, तो आज दोपहर तक मैं आपको इसके प्रैक्टिस के सम्स दे दूंगी. लाइक मार्किंग टू मार्केट के लिए किया था. फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू एंटायर वन सम, ओके, न्यूमेरिकल, एंड देन आई प्रोवाइडेड यू इमेजेस फॉर द प्रैक्टिस. R1 R2 दोनों में से दिया था मैंने उसके लिए. ये टॉपिक R2 में ही अच्छे से दिया है. इसमें सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड बहुत सारे सम्स है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल दैट आई विल गिव यू टुडे. ठीक है, तो बुक सर्च करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो मतलब मैं पढ़ाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से प्रैक्टिस करना है, दैट वे. इसके बाद का जो टॉपिक है हेजिंग स्ट्रेटेजीज, वो R1 में अच्छे से दिया है. ओके, ठीक है. पूनम, आपको समझ में आ रहा है? फटाफट अनम्यूट करके बताते जाओ, डाउट है तो पूछो. हेलो पूनम. यस मैम. एग्जाम में मैम, हाँ बोलो. मैं कितने मार्क्स थे एग्जाम में सम जो आज अभी किया आपने? कितने मार्क्स के लिए पूछते हैं, ऐसे पूछ रहे हो? हाँ मैम. 7 मार्क्स के लिए आता है. ओके मैम. श्वेता, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम. ठीक है. मीत, यस मैम. यश, यस मैम. तारा, यस मैम. विकास, यस मैम. निशी, यस मैम. अंकित, यस मैम. आकाश, आकाश परमार, जैमी, हेलो जैमीन, आपको समझ में आ रहा है? मानसी, यस मैम. शिवानी, उन्नति, यस मैम. कीर्ति, यस मैम. सुनीता, यस मैम. बंसरी, यस मैम. चिराग, यस मैम. गोविंद,
Seema Yes, miss. and Urvashi. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। एक दो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पकड़े गए। देखो, जयमीन, आर यू देयर? आकाश, वो अपनी दुनिया में ही ऐसे लग रहा है। हाँ गोविंद, आप क्या बोल रहे हो? पूजा भी है? पूजा नहीं, अच्छा। हाँ मैम। हाँ, तो उसको समझ में आ रहा है पूजा? यस मैम। ठीक है। तो आपने तो अटेंडेंस मार्क ही नहीं करवाई, बोला नहीं मेरे को। आपका एनरोलमेंट नंबर मैम अभी पूजा? 44। 44। ठीक है, सो दिस वाज, then next is okay. हाँ, next is pricing investment assets. Like we discussed the example of gold, that is commodity, and the same model, cost of carry model, can be used for each and every type of asset, whether it is a commodity, investment asset, shares. Okay, but each and every asset will have different type of costing. Like I think very first day Harshida was asking about that na, that what about carrying cost, what about dividend on shares and all, right? Hello. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. So investment assets such as gold, if you are purchasing or if you are entering into derivative of gold as an investment asset, or whether it is silver, stock, currencies, it needs adjustment. So it's something like addition to the existing formula. Whichever adjustment is required, you will add that component. Add in the sense, मतलब subtract करना है या plus करना है, that depends on the type of that additional concept, additional factor. Okay, but it's just modification in your existing formula. So I don't think that I am required to explain the formula again or the concept again. The concept will remain same. Cost of carry model, reverse cash and carry arbitrage, cash and carry arbitrage will remain same, but you have to give effect of the additional factors. Okay, so one of the factors is benefits that accrue to the owner of the asset till it is delivered. So it implies, if we can take example of dividend. Okay, so if you are entering into derivative of stock, say suppose for 3 months, it may happen that during this 3 months dividend may be declared, may not be declared. So if dividend is not getting declared, then that component will be zero, but if it is getting declared, then it will have impact on your stock price. Okay, and that's why that effect has to be taken, given. So formula 2.5 covers the effect of that component, that is dividend. And theoretically what we can say that post dividend your stock price will get reduced by the amount of dividend. Okay, means for an example, particular share is of 1000 rupees and 100 rupees dividend is getting declared. So post dividend next day your stock price will be 900. 1000 stock price minus 100 dividend, so it will be 900. So to give that effect, the formula will be like this: SO minus D. Okay, F is for forward price. Forward price is equal to SO minus D, that is spot price minus effect of dividend, into E raised to RT. So we are, what we are doing, we are compounding your spot price.
and we are taking example of stock whose price changes every now and then, like every minute it changes. So that's why we need to use concept of compounding and not the simple interest. ठीक है, तो यहाँ पे r नहीं आएगा, e raised to rt आएगा, और e raised to r you can see continuous compounding. Okay, so am I clear regarding this formula? Yes, ma'am. Okay, so this is Yes, one of the ma'am. formulas. Then other thing which we discussed is cost of storage and carry to be storage and carriage cost or something to be incurred by the owner till the delivery is made. Okay, so in case of gold, silver and all those kind of commodities, you have to incur certain cost of storage. First is in case you are possessing that asset and due to its ownership, you will be receiving certain benefits, and for that this impact we have given. Other is cost of storage and carriage cost and storage cost, और दूसरा कौन सा पढ़ा था आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? होल्डिंग कॉस्ट है, EOQ मॉडल में आता है Carrying cost. carrying cost and holding cost or something, Holding two cost. kind of cost were there. Yes. So that cost has to be considered, which the impact of which is given in formula 2.6. Okay, so here f is equal to s0 minus d. D is for dividend की maybe dividend declare हुआ हो, और maybe this notation is for any other benefit. ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ असेट, इफ एनी benefit is accruing, you are required to deduct, and if you are incurring any expense, it has to be added. Okay, तो ये so what you people are required to do, जैसे हमने एक फॉर्मूला सिंपली पढ़ लिया, f is equal to s0 into e raised to rt, है ना, सिंपल पहले वाला है, s o into e raised to rt. ठीक है, अब उसमें आप डिपेंडिंग ऑन द डिटेल ऑफ योर प्रॉब्लम यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट. इफ डिविडेंड इज गिवन, दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड. If only storage cost is given, then this won't be here. It would be like f is equal to s0 plus s into e raised to rt. Okay, and if both benefit as well as cost, if both components are given, then this formula will be applied. Okay, so these are not kind of fixed formulas. Depending on the details which are given in problem, you will be framing your own formula. इफेक्ट आप खुद दे सकते हो, जैसे f इज इक्वल टू s0 इंटू ई रेस टू आर टी विल बी कॉन्स्टेंट, मतलब वो एक कंसेप्ट बेस्ड फॉर्मूला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट रिमेनिंग डिटेल्स यू कैन ऐड और डिडक्ट. okay, you can subtract and you can add depending on the concept theory. जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड हैज टू बी डिडक्टेड एज पोस्ट डिविडेंड प्राइस विल गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, cost or storage cost, carrying cost, holding cost is the added expense which you are required to bear, and that's why you will be adding that. So benefit has to be deducted and cost has to be added. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now what's the difference in 2.5, 2.6, these two formulas, and other, that is 2.7? So you can notice here D and S has given effect with S0. It has nothing to do with this e raised to rt. जबकि यहाँ पे क्या हो गया, it had taken position of power, है ना, ये power में चला गया. So what is the difference? If it is given as absolute amount, like I gave you example that on share of 1000 rupees you are receiving 100 rupees of dividend. So this is called absolute amount. It's not the percentage amount. So the amount is, if amount is absolute figures or absolute numbers, then out of this formula 2.5 or 2.6, any formula you can apply. But if it is into percentage terms, relative terms, or not into absolute terms, so say suppose percentage of carrying cost, percentage dividend,
like 10 percentage dividend on share of 1,000 rupees. If it is given like that, then this formula will apply. So this is f is equal to s0 into e raised to r तो था ही, ठीक है. Now if some benefit you are accruing, then r minus that benefit, and if you are doing any expense, then r plus that expense. So again in this case, if each and everything is given in percentage terms, depending on the detail being given, you will be subtracting or adding. okay. तो अगर सिर्फ बेनिफिट दिया है तो e रेस टू r माइनस डी इंटू टी वो फॉर्मूला हो जाएगा. if only cost is given, then e raised to r plus s into t ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा. तो मतलब ये जो दो तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखाया है वो आपको डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्स विच इज गिवन इन योर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आप डिजाइन करोगे खुद से. ठीक है. दिस इज फॉर्मेट फॉर एब्सोल्यूट अमाउंट्स एंड दिस इज फॉर परसेंटेज अमाउंट. ओके मैम हाँ दिस कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन सिर्फ सेलर करेगा, राइट? नहीं. This is the concept of arbitraging. Means I am not a seller, I am not a buyer, I don't have any purpose of hedging. बस मुझे प्रॉफिट अर्न करना है. ओके. क्योंकि आपने दोनों स्ट्रेटेजीज देखी ना कि इफ इट इज ओवर प्राइस्ड आई वुड बी सेलर, इफ इट इज अंडर प्राइस्ड आई वुड बी बायर. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हेजिंग में होता है. और हेजिंग में भी जैसे मैं अगर सेलर हूँ तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगी, अगर मैं बायर हूँ तो एक और पर्टिकुलर, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट. तो वो भी हेजिंग जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं सिखाऊंगी कि इफ यू आर अ हेजर यू विल बी प्रेडिक्टिंग फर्स्ट प्राइस मूवमेंट. इफ इट इज अनफेवरेबल, जैसे अपसाइड डाउनसाइड रिस्क हमने पढ़ा था ना, तो इफ इट इज downside risk, then and then only I have to hedge. I am required to hedge my position and I am required to enter derivative market. अगर वो upside risk है तो मुझे मतलब प्राइस मूवमेंट की वजह से कोई लॉस नहीं होने वाला, उल्टा मुझे प्रॉफिट होगा, तो I won't be entering into derivative market. So it has nothing to do with buyer or seller. The purpose is to find out mispricing, okay, in two different markets. Here we are learning from the perspective of spot and derivative market. तो spot और derivative market में mispricing है या नहीं है वो find करके depending on underpricing and overpricing I will take position. overpriced है derivative market तो sell करूंगी, underpriced है derivative market तो buy करूंगी. ठीक है. ओके मैम. यस मैम. So next is sums पढ़ाने हैं मुझे, so I'll cover that in next class. ये भी somewhat the same formula which we have covered 2.5, 2.6 and 2.7. तो वही है, strategy लिखी है and the strategy is also same. borrow करोगे, then sale करोगे futures and all if you read. ठीक है. So till this page we have covered. Now next is calculations for investment and consumption assets. I'll explain what is consumption asset. तो यहाँ से start करेंगे next class में. We have already learned investment assets. Now from the perspective of consumption assets we'll learn in next class. Okay? मैम आपका बुक का नाम क्या है मैम जो आप रेफर कर रहे हो अभी? ये जो R2 है that is राजीव श्रीवास्तव. ओके मैम, राजीव And- श्रीवास्तव. Yes, and R1 is जानकी रामन. ओके मैम, तो मैम दोनों बुक रेफर करनी है? हाँ, मैं बताती जाऊंगी आपको. जैसे मैं अगर कुछ अपलोड भी कर रही हूँ तो मैं साथ में लिख रही हूँ कि दिस इज द कंटेंट ऑफ R1, दिस इज द कंटेंट ऑफ R2. ओके मैम. ठीक है. कवर पेजेस मैंने आई थिंक वेरी फर्स्ट क्लास में डाले थे विथ रेफरेंस R1 R2, या मे बी मिस हो गया हो तो मैं आज डाल देती हूँ कवर पेज कि कौन सी R1 है और कौन सी R2 है. ओके मैम. ठीक है. और साथ में लिखती जाऊंगी कि ये R1 का है. आई थिंक एफडी में तो मैंने जो 2 चैप्टर्स पहले अपलोड किए थे वो R1 के थे. फर्स्ट मॉड्यूल इज फ्रॉम R1, देन सेकेंड मॉड्यूल हमने स्टार्ट ही इससे किया ना, मार्जिन टू मार्जिन कैलकुलेशन, मार्किंग टू मार्केट एंड ऑल. मार्जिन. हाँ,
सो राइट नाउ आई एम फॉलोइंग R2 बट मार्किंग टू मार्केट के सम्स प्रैक्टिस के मैंने R1 में से दिए हैं और इसके लिए प्रैक्टिस के सम्स मैं R2 इसी में से दूंगी. So for second chapter or second module we have started with second chapter of R2. वो Google Classroom पे भी मैंने मटेरियल डाला है, उसमें लिखा है कि this is from R2 second chapter R2. ठीक है. और इसमें Okay, से ही ma'am. मैं Thank you, प्रैक्टिस ma'am. के सम्स दूंगी R2 में से ही. ये वाले सम्स R2 में बेटर है. Okay, ma'am. Anything else? Okay. So I am ending the meeting. Okay. Bye. Have a nice day.